गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग की घड़ियां बख्शने का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी गुरु जी के साथ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा, और गुरु जी ने आज ये अपॉर्चुनिटी दी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो गुरु जी ने मेरे को नास्तिक इंसान से आस्तिक बना दिया, तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे को एक लाइलाज बीमारी थी, उसको भी गुरुजी ठीक रख रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी के बारे में मुझे तब पता चला जब हम बॉस्टन में रहते थे। मेरी शादी को उस वक्त 6 महीने हुए थे। तो अचानक से जो मेरी आंटी है कृतिका, वो मेरे को आके बोलती हैं कि उन्हें गुरुजी के सत्संग में जाना है बॉस्टन में। मैं उस वक्त बॉस्टन में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंडर एक हॉस्पिटल में रिसर्च करता था। और मैं बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं एक न्यूरो साइंटिस्ट बाय ट्रेनिंग हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा लॉजिकल इंसान था। तो उन्होंने जब मुझे बताया कि वो गुरुजी के सत्संग में जाना चाहते हैं, तो मैंने उनके साथ बहुत ज्यादा झगड़ा किया कि कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, मैं तो किसी गुरुजी को नहीं जानता, तुमने आज तक कभी नहीं बताया। तो वो गुरुजी को काफी टाइम पहले से जानते थे, लगभग उससे भी 5-6 साल पहले से जानते थे, बट उन्होंने कभी गुरुजी के बारे में जिक्र नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बहुत ही लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड का इंसान हूँ, और मैं उस चीज पे गुस्सा करूंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि गुरुजी का सत्संग है, मुझे जाना है, मुझे सेवादार पिक करने आ जाएंगे, मैं चली जाऊंगी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि शादी के 6 महीने तक कि हम दोनों अलग अलग कहीं गए होंगे, बट वो फिर भी वो गुरुजी के सत्संग के लिए चली गई। मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी के बारे में जितनी नेगेटिव रिसर्च अवेलेबल थी इंटरनेट पे करी। जहां जहां पे नेगेटिव आर्टिकल्स अवेलेबल थे, कोरा पे जो नेगेटिव आंसर्स लिखे हुए थे, वो सारे इकट्ठे किए। गुरुजी के जो यूट्यूब पे तब बहुत ही कम सत्संग हुआ करते थे, वो सत्संग सुने, और हर एक सत्संग में मैं फॉल्ट ढूंढता रहा कि मतलब बिना यूट्रस के बच्चा हो गया, 4th स्टेज कैंसर ठीक हो गया, ये सब तो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं सारी चीजें उसको डिस्प्रूव करने के लिए चीजें ढूंढता रहा, और उन चीजों को डिस्प्रूव करने के लिए मैंने एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया। जब वो उस दिन सत्संग से वापस आए, तो मैंने उन्हें कहा, ये देखो, तुमने जो भी गुरुजी के बारे में बताया है ये सब गलत है, जो भी तुम मिरेकल्स की बात कर रहे हो वो सब गलत है, और ये इनके बारे में तो इतना कुछ बोला गया है, और तुम फिर भी इनके पास जाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि एवरीवन ऑन इट्स ओन, कि मतलब तुमने जो बोलना है तुम बोलो, मैंने मेरे को जाना था तो मैं चली गई। नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही होता है, सेम डे थर्सडे को वो कहती है मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, और वो चले जाते हैं। और मैं अगेन, मतलब मेरे को फिर विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्या हो रहा है। मैं और ज्यादा उस चीज के बारे में मतलब डिगिंग इन करता हूँ, और गुरुजी के सत्संग सुनता हूँ, ताकि मैं गुरुजी के बारे में उसको कन्विंस कर सकूं कि उसे गुरुजी के सत्संग में नहीं जाना चाहिए। और सब कुछ मतलब ये मनगढ़ंत चीजें हैं, जितने भी सत्संग हो रहे हैं वो भी एक तरह से लाइक उन्होंने पैसे दे के मार्केटिंग वाले लोग बिठाए हुए हैं, वो उनका प्रचार करते हैं, इसलिए सब लोग उनसे जुड़ते हैं। तो मैं उनको यही बोलता जा रहा था। तो उस दिन भी वो जब वापस आए, तो वो क्या करते थे, जब वो सत्संग पे जाते थे, तो जैसे सत्संग में वहां यहाँ पे बॉस्टन में समोसा मिल रहा है, लड्डू मिल रहा है, गुलाब जामुन मिल रहा है, या मतलब खाने में जो भी मिल रहा था उसकी वो फोटो खींच के मेरे को भेजते थे, देखो आज मैंने ये खाया, आज मेरे को ये मिला। तो आ, मैं एक तरफ अपनी सारी, मैं गुरुजी के बारे में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं उनको डिस्प्रूव कर सकूं, और वो मुझे खाने की फोटो भेज रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड वीक भी जब वो जाते हैं, फिर मैं यही बात बोलता हूँ,
मैं उन्हें यहाँ तक बोलता हूँ कि दिल्ली में उस वक्त बुराड़ी कांड हुआ था जहाँ पे 11 लोगों ने आत्महत्या कर दी थी। तो मैंने कहा था सारे गुरुजी वाले जब साथ में बैठते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा ही ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि भगवान आएंगे हमें बचा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आई वॉज वेरी रैशनल, वेरी मतलब लॉजिकल पर्सन जो गुरुजी को डिस्प्रूव करने पे लगा हुआ था। और वो मुझे खाने की पिक्चर भेजी थी और मुझे खाने का बहुत शौक भी है और बॉस्टन में अच्छा इंडियन खाना भी नहीं मिलता था। फिर उसने मेरे को बोला 7 जुलाई आने वाला था कि 7 जुलाई को गुरुजी का सत्संग है। उस दिन सारी संगत अपना जो बेस्ट खाना है वो बना के लेके आएगी और तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस जाके पीछे बैठ जाना है और तुम एक बार ही चलते क्यों नहीं, लेने भी आ जाएंगे, घर पे छोड़ भी देंगे, बस खाना खाने के लिए चल पड़ो, वहां खाना खा लेना, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। अब उसने सत्संग की जो फोटोज भेजी थी, मतलब लंगर की जो फोटोज थी वो काफी टेम्पटिंग मेरे को वैसे भी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो, मतलब तब मैं एज अ रिसर्चर आप तब फ्री फूड के लिए तो इवन सेमिनार भी अटेंड कर लेते हो, तो मैंने कहा कि अब फ्री फूड मिल रहा है, फ्री राइड मिल रही है, तो यहाँ पे भी जाया जा सकता है। तो मैं इस बहाने वहां पे गया। तो वहां पे खाना मतलब वाकई अच्छा था। लोग आपको सामने आके स्नैक्स सर्व कर रहे हैं, चाय सर्व कर रहे हैं, आप बस बैठे हो और आप खाना खा रहे हो और सारे लोग चुपचाप बैठे हैं और बस ऐसा मतलब। और मैं पीछे बैठा था, अपना फोन चला रहा था। मैं किसी को जानता नहीं, मैंने किसी से बात नहीं करनी, लाइक मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस खाना खाने आया हूँ। फिर क्या होता है कि सत्संग खत्म होता है और सारे लोग, गुरुजी का बर्थडे था तो सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गुरुजी के बर्थडे है तो बहुत ज्यादा खुश हैं तो उन्हें डांस करना है। तो सारे लोग डांस करने लग जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये देख, ये खाली चेयर पड़ी है, इसके आगे सारे डांस कर रहे हैं, वो भी पंजाबी गानों पे डांस कर रहे हैं, सब पागल हो गए हैं क्या? मतलब पहले तो मेरे को बस शक था कि मतलब ये कहाँ जाती है, वहां सारे लोग पागल हैं। फिर मेरे को यकीन सा होने लग गया कि सारे लोग पागल ही हैं, कि ऐसे क्या कर रहे हैं ये लोग, मतलब कोई इंसान भी नहीं बैठा, पता नहीं किसके लिए नाच रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं। फिर वो मेरे को कहने लगे कि भैया तुम भी नाचो। मैंने कहा भाई मैं क्यों नाचूं, मैंने नहीं नाचना, मैं नहीं कर रहा ऐसा कुछ। अब उससे बचने के लिए क्या किया, मैंने कहा मैं आप लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो उस दिन बस इस तरह से बच के वापस आ गए। अब वहां पे क्या होता था कि वहां पे एक हफ्ता मतलब कुछ दिन पहले ही पता चल जाता था कि अगली बार लंगर में क्या होगा। उसके बाद जो अगली बार लंगर में था वो उन्होंने कहा कि राजमा होंगे और आलू होंगे, वो दोनों मेरे को अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो यार इस बार भी चल लेते हैं। तो सिर्फ फ्री में खाना मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, तो उसके लिए मैं उससे अगले हफ्ते भी एक और बार गया। मैं जब वहां पे गया, अब फिर वही सारे लोग चुपचाप बैठे हैं, वहां जाके मैं भी चुपचाप बैठ गया। अब करो तो करो क्या, किसी से ना आप बात कर सकते हो ना नेटवर्किंग कर सकते हो, और शबद गुरबानी चल रही है, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे। तो मैंने भी तब आंखें बंद करके मैं भी बैठ गया कि मतलब मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं आंखें बंद करके बैठ गया। अब जैसे ही सत्संग में आते हो शबद गुरबानी बज रही है और आंखें बंद हैं, तो जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो जिंदगी की सारी परेशानियां आपके सामने आने लग जाती हैं। यार ये काम भी नहीं हो रहा, वो काम भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो सारी चीजें मतलब दिमाग में परेशानियां आने लग गई। फिर जैसे जैसे मतलब ज्यादातर तो मेरे काम की परेशानियां, काम में रिसर्च में अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूंगा तो ये क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा, वो क्यों नहीं सक्सेसफुल हो रहा, वो चल रहा था। तो तब के जमाने में ना चैट जीपीटी, जेमिनाई और ये सब चीजें लाइक सॉफ्टवेयर नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैं अपने दिमाग में कोई भी अपने रिसर्च से रिलेटेड चीज पूछता था, उसका मुझे एक इंस्टेंटेनियसली आंसर मिल रहा था। तो मैं और चीजें पूछ रहा था तो मुझे आंसर मिल रहा था। तो मैं बस वो अपने दिमाग में नोट किए जा रहा था कि अच्छा इसका ये भी हो सकता है, इसका ये भी हो सकता है। पूरा सत्संग मैंने, जितने मेरे को सवाल थे मैंने वो अपने दिमाग में आंखें बंद करके पूछे, उनके मुझे जवाब मिले। उससे अगले दिन जब मैं काम पे गया तो मैंने जो जो मेरे को जवाब मिले थे मैंने उनको ट्राई आउट किया कि मतलब ये चीज अब मैं ट्राई आउट करके देखता हूँ। तो वो एक्चुअली काम करने लगे। तो मैंने कहा यार ये तो अब देखो खाना भी मुफ्त में मिल रहा है, वो जो काम की चीजें हैं जिनके मतलब जवाब ढूंढने के लिए मुझे बड़ा टाइम लगता है, उनके जवाब भी मुझे बड़े आसानी से मिल रहे हैं। तो एक और हफ्ते जाया जा सकता है। तो उससे अगले हफ्ते मैं फिर चला गया।
फिर मैंने ये सेम चीज करी, उसमें मैं और सवाल लेके आता था सारा टाइम सत्संग में। मैं अपने ही अंदर आंखें बंद करके बस मैं सवाल पूछता रहता था कि ये है तो ये कैसे होगा, वो है तो वो कैसे होगा, अगर मैं लाइफ में ये कर लूं तो ये कैसे होगा। मतलब पहले काम के सवाल हुए, फिर लाइफ के सवाल हुए, मैं बस वही पूछता रहता था और उसके मुझे जवाब एकदम से लाइक चुटकी भर में मिल जाते थे। और मैं इस बारे में सोचता भी नहीं था कि उसके मेरे को जवाब कैसे मिल रहे हैं। ठीक है। तो उससे ये 2-3 हफ्ते तक ऐसे चलता रहा। उसके बाद जब हम उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में थे तब वहां पे इमिग्रेशन की हालत थोड़ी खराब चल रही थी, तो हम सोच रहे थे कि हम कनाडा मूव हो जाएं। तो हम कनाडा मूव होने के लिए आपको एक इंग्लिश का एग्जाम देना होता है, आइल्स का एग्जाम। तो वो आइल्स का एग्जाम बुक था, वो हमारा एग्जाम होना था। तो उससे पहले वाले सत्संग में मैंने कहा अब चलो अब यहाँ पे इस चीज के भी सवाल के जवाब मिल रहे हैं तो अब इनसे पूछ लेते हैं। मतलब तब ये भी नहीं, तब ये मतलब सत्संग में जवाब मिल रहे हैं ये नहीं कि गुरुजी दे रहे हैं जवाब और गुरुजी से जवाब मिल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं बस जाता था, मेरे को अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं और खाना मिल रहा है, बस 2 चीजें। तो मैंने कहा इनसे यहाँ पे जाके ना ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि आइल्स के एग्जाम में क्या सवाल आएगा। तो मैं गया, तो मैंने ये भी पूछ लिया कि आइल्स के एग्जाम में क्या सवाल आएगा। तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो वो सवाल जो राइटिंग में वहां पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक ऐसे होता है एक लेटर। मैंने दोनों चीजों के सवाल अ, पूछे, दोनों चीजों के सवाल मेरे को पता चले, पता नहीं कैसे पता चले। फिर हमारा जब जो आइल्स का एग्जाम था वो देने के लिए हम गए वहां पे। तो यूजुअली मैं जब सत्संग में बैठता था ना मैं कुछ बोलता था, अगर मंत्र जाप होता भी था तो सारे लोग मतलब अपने मन से कहते हैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल नहीं बोलता था, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मैं बोलता ही नहीं था। मैंने कहा मैं गुरु जी को जानता नहीं, मैं उनको मानता नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। शिव जी के बारे में चलो मैंने फिर भी सुना हुआ है, लोगों ने फेथ है उनकी, बहुत सारे लोगों की फेथ है। तो मैं दोनों बारी में यही बोल देता था कि ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, मैं गुरु जी सदा सहाय बोलता ही नहीं था। तो अब आइल्स के एग्जाम सेंटर में पहुंचे, तो वहां लिसनिंग का टेस्ट होता है, उसमें बड़े बड़े स्पीकर्स में आवाज आती है और आपको लिखना होता है कि मतलब लिसनिंग में आपने क्या लिखा, उसको लिखना है, जो भी आपने सुना उसको लिखना है। तो वो एग्जाम देते हुए मेरे अंदर से निकले जाए मतलब आवाज आए ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपनी मतलब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरे को वो नहीं बोलना है यार, वो सिर्फ सत्संग में कभी बोलना है तो बोलना है, लेकिन मैं तो वो बोलता ही नहीं हूँ। लेकिन वो अंदर से वो आवाज रुक ही नहीं रही थी। तो मैं वही कॉन्टिन्यूअसली बोले जा रहा हूँ ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद ये एग्जाम हो गया। उसके बाद जो राइटिंग एग्जाम दिया, राइटिंग एग्जाम में देखा कि जो सवाल मेरे को पता चले थे जब मैं सत्संग में बैठा था वही सवाल आए हुए हैं। मतलब राइटिंग के लेटर में भी वही सवाल है, ऐसे में भी वही सवाल आया हुआ है। तो उस सवाल के दोनों के जवाब दिए, आइल्स एग्जाम बहुत अच्छा हो गया। और उसमें मतलब हमें जितना डिजायर्ड स्कोर चाहिए था वो डिजायर्ड स्कोर मिल गया। मतलब क्योंकि मेरे को डिजायर्ड स्कोर मिल गया और उस डिजायर्ड स्कोर के बेसिस पे हमने कनाडा की मतलब परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन लगा दी बिना मतलब, तब हम यूएस में ही रहते थे, हमने वो एप्लीकेशन लगा दी। और गुरुजी महाराज ने विद इन लाइक 3-4 मंथ्स हमें कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी बख्श दी, तब हम यूएस में ही रहते थे। तो अब ये तो बहुत अच्छा तरीका मिल गया था कि मतलब वहां पे जाओ सवाल पूछो, तुम्हें सवाल के जवाब मिल जाएंगे, सवाल के जवाब भी ऐसे मिल रहे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे। तो उस लालच में जाता रहा, खाना मिल रहा है, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता मैं बस यही चीज के लिए जाता था। तो 1-2 महीने बीते, 1-2 महीने बाद किसी ने हमें बताया कि बॉस्टन में हम रहते हैं तो न्यू जर्सी में अमृत वेला सत्संग होता है, वो सुबह के हर सुबह 4 बजे होता है। तो एक संगत ने हमें कहा कि हम आपको वहां भी ले जाना चाहेंगे, वहां भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने कहा ठीक है चलो वहां पे भी चल लेंगे। तो एक लेबर डे का वीकेंड होता है, सितंबर फर्स्ट वीक में होता है यूएस में। तो हमने सोचा कि उस वाले वीकेंड में जाएंगे और उस वाले वीकेंड में ही हमें मूव करना होता है, घर भी मूव करने होते हैं। तो हम घर मूव कर रहे थे, तो एक और संगत हमारी मदद कर रही थी मूव करने में, मतलब घर मूव करने में, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो
जिन संगत ने हमने ले जाना होता है वो कहते हैं हम नहीं ले जा सकते, तो जो हमें मूव करा रहे होते हैं वो कहते हैं तुम्हारा मन था तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तो हमारी मूविंग रात को 9 बजे तक खत्म हुई। तो वो कहते हैं कि मैं ना तुम्हें अब 10 बजे लेके चलता हूँ, सुबह हम 4 बजे पहुंच जाएंगे अमृतवेला के लिए, 6 घंटे की लगभग ड्राइव है। तो उन्होंने एक और संगत से पता कर लिया, मैं, मेरी वाइफ और वो संगत, हम 3-4 लोग, 4 लोग मिलके गाड़ी में वहां से मतलब निकलते हैं बॉस्टन से। और मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि क्या बॉस्टन में से निकले हम रात को 10 बजे, चारों लोग निकले और हम वहां से निकलते हैं। तो जो हमारा ईटीए दिखा रहा था वो दिखा रहा था 4:21। तो 4:21 दिखा रहा था। तो जो हमें लेके जा रहे थे अंकल, तो उन्होंने बहुत ही तेज स्पीड में गाड़ी चलानी शुरू करी, तो ताकि हमें वो टाइम से पहुंचा सके। तो जब वो इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे, तो जो एक और मतलब अंकल हमारे साथ जा रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि तुम सीट बेल्ट लगा लो कि ये बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं। तो हम अभी बीच रास्ते में कनेटिकट ही पहुंचे थे। हमें एक कॉप रोक लेता है, मतलब पुलिस वाला रोक लेता है, और जो हमें लेके जा रहे थे ये उनका पहला पुलिस स्टॉप था। तो यूजुअली यूएस में ये लॉ है कि आपको गाड़ी से नहीं उतरना है, आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं और वहां पे गाड़ी में ही बैठे रहना है। बट ये उनका पहला स्टॉप था और वो दिल्ली से थे, तो वो हमें कहते हैं कि ना मैं बात करके आता हूँ, और वो गाड़ी से निकलने लगते हैं। जैसे ही वो गाड़ी से निकलने लगते हैं, पीछे से कॉप बोलता है गेट इनसाइड द कार और आई विल शूट यू। तो जैसे ही वो कॉप बोलता है गेट इनसाइड द कार आई विल शूट यू, वो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। तो फिर कॉप पीछे से आता है कि मेरा मतलब बस ये था कि मैंने ट्रिगर पे हाथ रखा हुआ था और मेरी गोली चलने वाली थी, और यू वुड हैव बीन डेड, तुम्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए। और वो जिस स्पीड पे चला रहे थे, वो कहते वो कहते मैं आपकी स्पीड रिड्यूस कर रहा हूँ और मैं आपको जाने दे रहा हूँ इस बारी। उस स्पीड पे गाड़ी चलाने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है और आपकी गाड़ी जो है वो मतलब इम्पाउंड हो जाती है। तो वो हमें स्पीड मिनिमाइज करके एकदम छोड़ देते हैं। तो अब लगता है कि वो सब गुरुजी की इंटरवेंशन थी, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो हम निकलते हैं वापस से। हम न्यूयॉर्क के पास पहुंचते हैं, तो हम गैस स्टेशन ढूंढ रहे हैं क्योंकि गाड़ी में मतलब जो तेल है, गैस है, वो कम हो रही थी। तो हमें मैप पे सारे स्टेशन बंद दिखा रहा है, क्लोज दिखा रहा है। और सडनली जब हम ऐसे घूम रहे हैं तो हमें एक गैस स्टेशन नजर आता है जहां जो कि ओपन है और जो कि गूगल मैप्स में नहीं था। नॉर्थ अमेरिका में ये चीज बहुत ही ज्यादा रेयर है कि कोई चीज ना गूगल मैप पे ना दिखे और असलियत में हो। तो हम वहां जाते हैं, गैस भरवाते हैं। और ये सब होने के बाद, कॉप के रोकने के बाद, गैस स्टेशन पे रुकने के बाद, हम जब गुरुजी के सत्संग में पहुंचते हैं, तो तब टाइम हो रहा होता है 4:21। वही टाइम जिस टाइम पे हमने बस जो हमें पहले दिखा रहा था। तो जिंदगी में हम सोचते हैं ना कि ये हम बहुत ज्यादा तेज चला लेंगे, चीजें चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं होता। जिस टाइम पे पहुंचना है, मेरी ये पर्सनल लर्निंग यही थी कि उसी टाइम पे आप पहुंचोगे अपनी जहां पे आप जिस टाइम पे आपका लिखा है। हम सब वहां पे पहुंचते हैं, सब मत्था टेकते हैं। और जैसे ही मत्था टेकते हैं उसके बाद सारे मतलब चुपचाप बैठ जाते हैं और रो रहे हैं, सारे रो रहे हैं। सत्संग खत्म होता है, जो हम 4 लोग गए थे, हम चारों लोग रो रहे हैं। हम चारों लोग रो रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, फिर एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं। तो जब मैंने मत्था टेका था, तो मैंने ये देखा, जो हमें ड्राइव करके ले जा रहे थे वो वाले अंकल, जिस टॉप स्पॉट पे कॉप ने हमें रोका था, वो वहां पे डेड है। उनका गर्दन अलग पड़ी है, बॉडी अलग पड़ी है, वो मर चुके हैं। जब मेरी वाइफ ने वहां पे मत्था टेका, तो उनको नजर आया कि जो मैं हूं, मेरी डेथ हो चुकी है, मेरे सिर पे चोट लगी है और मेरी डेथ हो चुकी है। जो अंकल हैं, एक और अंकल जो हमारे साथ जा रहे थे, उनको ये नजर आता है कि गुरुजी तलवार लेके उनकी गर्दन काट रहे हैं सेम उसी स्पॉट पे। और हम सब लोगों को हमारी मौत की विजन किसी और इंसान को आई जब हमने वहां पे मत्था टेका। तो उस दिन तक मैं जब भी गुरुजी के सत्संग में जाता था, मैं हमेशा ना अपने सारे सवाल, सारी इच्छाएं, सब कुछ लेके जाता था। उसके बाद मतलब बस यही निकला कि शुक्राना गुरुजी ये लाइफ ब्लेस करने के लिए, क्योंकि तब मतलब लगा कि कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब
पॉसिबल नहीं है, मतलब एक बहुत ही बड़ा झटका सा लगा। तो उस दिन वो दिन है और आज का दिन है, जब भी गुरुजी के दरबार में जाते हैं तो बस यही है कि शुक्राना गुरुजी, आपने लाइफ बख्शी कि हम सत्संग पे आ पा रहे हैं, और अगले सत्संग में जरूर बुला लेना ताकि हम आपके पास आ सके। अब ये इस वाले सत्संग में एक और चीज हुई थी। जो अंकल हमें लेके जा रहे थे बॉस्टन से न्यू जर्सी मंदिर में दर्शन कराने के लिए, तो उन्होंने उस दिन हमें, जैसे हम घर मूव कर रहे थे तो एक स्वरूप दिया था गुरुजी का, उनकी दीवार पे वो स्वरूप लगा हुआ था। और जब वो उन्होंने स्वरूप निकाला था दीवार से, तो उनका जो गुरुजी का जो स्वरूप है वो यहाँ पर माथे से थोड़ा फट गया था। और हमने बाद में रियलाइज किया कि वो जो माथे पे स्वरूप फटा था वो उसी जगह पे फटा था जो उनको, मेरी वाइफ को विजन आई थी जब मेरी, मतलब वहां पे मतलब उन्हें डेथ की जो विजन आई थी, मेरा सिर भी वहीं से फटा था। तो गुरुजी जैसे सिर्फ मतलब बहुत ही कम कष्ट में काट लेते हैं या अपने स्वरूप के ऊपर ही सब कुछ ले लेते हैं, तो हमने वो मतलब फर्स्ट हैंड में वो चीज देखी। तो इस तरह से गुरुजी के साथ जर्नी कंटिन्यू चलती रही। गुरुजी ने परमानेंट रेजिडेंसी बख्श दी, और जैसे कि कहते हैं कि गुरुजी इज द मास्टर प्लानर ऑफ एवरीथिंग। मेरी जिंदगी के मास्टर प्लानर गुरुजी हैं, और उन्होंने हमारी जिंदगी उसी तरह से चलाई आगे। फिर सत्संग में मैं जाने लगा, गुरुजी का शुक्राना करने लगा, सत्संग में जाके सेवा भी करने लगा। गुरुजी ने सेवा भी बख्शी वहां पे। हम उसके बाद एक 1.5 साल और रहे, और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें कनाडा मूव हो जाना चाहिए। तो कनाडा मूव होने से पहले हमने सोचा एक बार इंडिया हो आते हैं। तो हम फरवरी ऑफ 2020 में मतलब यूएस से इंडिया जाते हैं, ताकि इंडिया में कुछ टाइम बिताएंगे, उसके बाद कनाडा आ जाएंगे। अ, जय गुरु जी, आवाज आ रही है मेरी अभी भी? आ रही है अंकल। जय गुरु जी। हाँ जी। हाँ जी। तो अब उसके बाद ये मैं एक और सत्संग जो हुआ उसको शेयर करता हूँ। तो मेरे को एक बीमारी है, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको सोरियासिस बोलते हैं। मुझे वो 2012 से हो गई थी शुरू। उसमें क्या होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो आपकी बॉडी को अटैक करता है और आपकी बॉडी पे जख्म हो जाते हैं। तो मेरे को, मेरी बॉडी पे उस तरह से जख्म हो गए थे, पूरी बॉडी पे जख्म थे। तो इनिशियली स्टार्टिंग में सिर्फ सिर पे थे, पैर पे थे और बैक पे थे, तो उन स्पॉट्स पे थे जहां पे किसी को नजर नहीं आते। तो जब मैं गुरुजी के पास गया तभी मेरे को ये सारी परेशानियां थी कि मतलब मेरे को सोरियासिस है। बट मैंने गुरुजी से कभी ये नहीं बोला कि मेरी बीमारी ठीक कर दो, परेशानी ठीक कर दो। गुरुजी के पास जब हम सेवा करने जाने लगे तो अलग अलग रास्ते दिखे, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते थे। तो उन्होंने कहा इस चीज का कोई इलाज नहीं है, तो मतलब कोई परमानेंट इलाज नहीं है, तो हम वो ही ले लेते थे। तो जब हम यूएस से इंडिया मूव हुए तो सबसे पहली चीज जो मेरी छूटी वो थी सत्संग। तो यहाँ पे जब हम बॉस्टन में रहते थे तो हम हफ्ते में 2 बारी सत्संग अटेंड कर लेते थे, 3 बारी अटेंड कर लेते थे। उसके बाद जैसे ही हम इंडिया गए, वहां पे लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, जूम पे शिफ्ट हो गई, जूम पे सत्संग होने लग गए। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा जूम पे सत्संग में कोई मन नहीं लगता था, ना मेरे को कोई इंटरेस्ट आता था उस चीज में। तो मेरा मतलब मैं सत्संग भी नहीं सुनता था, शब्द भी नहीं सुनता था। तो मतलब ऑनलाइन कुछ भी नहीं अटेंड करता था, क्योंकि मेरे को इन पर्सन सत्संग ही अच्छे लगते थे। तो जैसे ही मेरे सत्संग मतलब मैंने सत्संग पे ध्यान खत्म हुआ, उसके बाद मेरी जर्नी ने एक और टर्न लिया। और जो मेरी बीमारी सिर्फ 5% ऑफ द बॉडी पे थी, कुछ पोर्शन पे थी, वो बढ़ने लग गई। मेरे इम्यून सिस्टम ने मेरी बॉडी को और अटैक करना शुरू कर दिया। और विद इन 2-3 मंथ्स मेरी पूरी बॉडी में जख्म हो गए थे। तो उसमें क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जैसे आपको अटैक करता है, तो अ, पूरी स्किन पे जख्म हो गए थे, नाखून के नीचे, आईलिड्स में, कान के अंदर, नाक के अंदर, आर्मपिट्स पे, ग्रोइन में, हर जगह। जिस जिस जगह आपकी बॉडी में स्किन हो सकती है वहां वहां पे जख्म हो गए हैं। और ये जख्म ऐसे होते हैं, ये हील नहीं होते। और एक वाइट कलर की पपड़ी आ जाती है, वो आपको उसमें खुजली होती है। तो आप खुजली करते रहोगे, वो निकलेगी, खून निकलेगा उसके बाद।
तो ये वाली हालत हो गई थी। और हमेशा मेरे को एक एसी कमरे में रहना पड़ता था, क्योंकि जैसे ही पसीना भी आता था, तो जब पसीना आता था तो वो उन जख्मों पे जाता था, और उन जख्मों पे जाके मतलब दर्द होती थी। तो मैं ना पसीने में रह सक मतलब मेरे को एकदम एसी कमरे में रहना है, और वो जख्म हमेशा रहेंगे। मैं कुछ खा नहीं सकता, बहुत ही लिमिटेड डाइट मैं खा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ भी अलग से कुछ खाऊंगा तो मेरे को और ज्यादा खुजली होती थी। तो मेरी हालत एकदम ऐसे हो गई थी, जो आप मतलब मंदिर के बाहर कोढ़ी देखते हो, जो मतलब भीख मांग रहे होते हैं, बिल्कुल सेम हालत हो गई थी। मतलब पूरी शरीर पे जख्म थे। और मैं एक कमरे में पड़ा रहता था, जो वहां पे मेरा इंडिया में कमरा था, वहां पे पड़ा रहता था। और कोई गुरुजी में विश्वास नहीं, कुछ ऐसा नहीं कि गुरुजी ठीक कर देंगे। तो वो जो नेक्स्ट 1.5 साल ऑफ मेरी जिंदगी था, उसमें अगर घर के दूसरे कमरे में कोई सत्संग कर भी रहा होगा तो मैं वहां उठ के नहीं जाऊंगा कि मैं सत्संग सुन लूं, प्रसाद खा लूंगा, ऐसा कर लूंगा। मेरा ऐसा इंटरेस्ट हो चुका था, और मैं बस पड़ा रहता था। और इस दौरान ही एनजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सुसाइडल थॉट्स आते थे कि अपनी जान ले लो। और मतलब जिंदगी एकदम ऐसी हो गई थी कि आप एक बिस्तर पे लेटे हो और जिंदगी में कुछ भी नहीं है। तो ऐसा 1.5 साल तक चलता रहा। हमने सारे इलाज कराए, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सारे इलाज कराए। उनसे तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती थी। मतलब वो कम होने के बजाय पूरे शरीर में और ज्यादा बढ़ जाती थी। तो कोई इलाज इफेक्टिव नहीं हो रहा था। तो सितंबर 2021 की बात है। सितंबर 2021 में कृतिका आंटी हैं, जो मतलब मेरी वाइफ है, वो मुझे कह रहे हैं कि बॉस्टन मतलब इंडिया में अब कुछ नहीं हो रहा, तो अब चलो कनाडा चलते हैं, कि कनाडा में जाके क्या पता ठीक हो जाए। तो तब तक हम बड़े मंदिर भी नहीं गए थे एक बारी, क्योंकि जब हम इंडिया पहुंचे तो बड़े मंदिर भी बंद हो गया था, और सितंबर 2021 में ही बड़े मंदिर के ई दर्शन के पास खुले थे। तो हम अपनी फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं अक्टूबर 2021 के लिए, कि हम वापस कनाडा आ जाएंगे, मतलब पहली बार कनाडा आएंगे। तो उससे पहले एक बार बड़े मंदिर चले जाएंगे। तो 13 अक्टूबर 2021 को हम पहली बार ई पास लेके बड़े मंदिर के लिए निकलते हैं। तो हम उसके लिए ट्रेन लेते हैं। कुरुक्षेत्र में तब हम रहते थे, तो कुरुक्षेत्र से दिल्ली के लिए ट्रेन लेते हैं। दिल्ली में ट्रेन स्टेशन पे उतरते हैं। मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए लाइन में लगे होते हैं। तो एक आदमी रैंडमली आता है सामने से, लाइन कट करता है और मेरे आगे खड़ा हो जाता है। वो मेरे को बोलता है, आपको सोरियासिस है? मैंने कहा हाँ जी। कहते, आप कितने भी पैसे लगा लो, अरबों खरबों इस पे लगा लो, ये ठीक नहीं होएगा। कहते मेरे एक दोस्त को ये 35 साल से है ये बीमारी, और उसकी जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी जो पहली वाइफ थी, वो उसने उसे छोड़ दिया, सुसाइड कमिट कर ली। जो दूसरी वाइफ थी वो भी छोड़ के चली गई। वो पूरे इंडिया में सारे डॉक्टर्स के पास जा चुका है, इसका उसे कोई इलाज नहीं मिला है। तो लेकिन वो अब सात्विक भोजन खाता है, मेडिटेशन करता है। आप वो ट्राई कीजिए, उससे आप ठीक हो जाओगे, डॉक्टर्स के पास बिल्कुल मत जाइए। तो मेरे को ये बताते हैं, और मेरे को ये कहते हैं, तुम ये चीज ना सारी जिंदगी याद रखोगे, क्योंकि कोई मिला था। और ये बोल के वो इंसान, वो वाले दूसरे इंसान जिनको सोरियासिस था, उनका नंबर देके वो चला जाता है। वो अपना नंबर भी नहीं देता मेरे को। हम ट्रेन लेते हैं, मेट्रो लेते हैं, पहुंचते हैं, छतरपुर पहुंचते हैं, बड़े मंदिर पहुंचते हैं, पहली बार जाते हैं वहां पे। तब टेक आउट प्रसाद मिल रहा था, वो प्रसाद लेते हैं। अब हमारी मुलाकात हम उस दिन सोचते हैं कि उन अंकल से करें जो हमें न्यू जर्सी लेके गए थे। तो वो दिल्ली में ही रहते हैं, तो हमने उन्हें कहा कि हम आपसे मिलते हैं। तो कनॉट प्लेस में हम उनसे मिलते हैं। तो वो मेरे को देख के बोलते हैं, क्या हालत कर ली तुमने अपनी, मतलब क्या हो गया तुम्हें? मतलब मेरे पूरे शरीर पे जख्म ही जख्म थे, हर जगह जख्म थे, पूरे हाथ पैर, आंख नाक सिर, हर जगह। तो मैंने कहा बस ऐसे ही है, जो होना है वो तो होना ही है। फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि ऐसे मुझे ट्रेन स्टेशन की लाइन में लगा था और मेरे को ऐसे कोई बता के गया। तो वो मेरे को कहता है, वो तो गुरुजी आए थे, तुम्हें इलाज बता के गए हैं, तुम्हें ये करना चाहिए। मैंने कहा, आप सारे गुरुजी वाले ऐसे ही होते हो। आप हर चीज में सत्संग ढूंढ लेते हो, और बोलते हो कि ये तो सत्संग हो गया, तुम्हें ये बता के चले गए, गुरुजी आए थे। मैंने ऐसे डिसरिगार्ड कर दिया कि मतलब मेरी फेथ उस लेवल तक नीचे पहुंच चुकी थी कि मेरे को कोई ऐसे गुरुजी की बात भी करता था तो भी मैं उसको ऐसा जवाब दे देता था, टका के जवाब दे देता था। तो मैंने ऐसे जवाब दे दिया तो वो भी चुप हो गए।
हमने वापसी की ट्रेन ली, मतलब दिल्ली से कुरुक्षेत्र आने की के लिए। हम कुरुक्षेत्र में उतरने वाले होते हैं, तो उतरने से पहले आप दरवाजे के पास जाके खड़े होते हैं। तो हमारी जो राइट साइड की सीट में बैठे थे वो हमारे पास आते हैं और वो मेरे को बोलते हैं, आपको सोरियासिस है? मैंने कहा हाँ जी। कहते, मेरे को भी था ये 10 साल से, और मैंने सात्विक भोजन खाया, मेडिटेशन की, पानी पिया, ये सब आप कीजिए ना, आपका ठीक हो सकता है। हम ट्रेन से उतरते हैं। अ, तो बहुत फिर दोबारा से बड़ा झटका लगता है कि पहली बार जिस दिन बड़े मंदिर गया, उस दिन दो लोगों ने आके, पहली बार तो मतलब ऐसे किसी और ने बताया कि इस इंसान को था, उसने ये किया, वो ठीक हो गया। उसके बाद जिस इंसान को खुद था, उसने भी बताया कि ये चीज करो, ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा यार, ये एक दिन में दो बारी, और ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में इंडिया में किसी को ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, होना मेरे को बड़ा लाइक एक अलग से शौक सा लगा कि वाकई में वो जो उन्होंने बात बताई थी कि ये गुरुजी का मैसेज हो सकता है तुम्हारे लिए, तो गुरुजी आए थे तुम्हें बताने के लिए। तो मैंने अपनी टिकट जो आनी की अक्टूबर से पोस्टपोन कराई कि मार्च की करते हैं, और जो ये चीज पता चली है इसको ट्राई करते हैं। उसके बाद अ, हम हर 2-3 हफ्ते में जैसे ही हमें ई पास मिलता था, हम बड़े मंदिर जाते थे। सोमवार को जाते थे, सुबह जाते थे, शाम को आ जाते थे। उस इंसान के का नंबर लेके उनसे बात करी कि क्या करते हो आप, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे अनुलोम विलोम करता हूँ, सुबह 30 मिनट करता हूँ, शाम को 30 मिनट करता हूँ, सात्विक भोजन खाता हूँ, कुछ मसाला वसाला कुछ नहीं खाता। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। अगले 2-3 महीने जो उन्होंने कहा वो ट्राई किया, बड़े मंदिर जाने लगा। उसके बाद शबद गुरबानी खुद से सुनने लगा, और उसके बाद शबद गुरबानी सुनने के साथ साथ ये भी मतलब जो सत्संग हो रहे हैं ऑनलाइन होते थे वो भी सुनने लगा। तो जनवरी 2022 तक थोड़ी हालत इंप्रूव होने लगी, कि मतलब लगभग 30 से 40% इंप्रूवमेंट दिखने लगा शरीर पे। तब भी हालत ऐसी नहीं थी कि आप मतलब कनाडा जा सको, क्योंकि हमेशा यही लगता था कि कनाडा जाना है, वहां पे तो जॉब कैसे मिलेगी, क्योंकि शक्ल पे पूरे जख्म ही जख्म है, तो लाइक कौन ऐसे बीमार आदमी को कोई नौकरी भी नहीं देता। तो मन में यही ख्याल था। तो लेकिन फिर भी जनवरी तक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि नौकरी शायद मिल जाएगी, ऐसा कुछ होगा। तो जनवरी में हमने जॉब अप्लाई करना शुरू किया, मैंने भी अप्लाई करना शुरू किया, जो मेरी वाइफ है उन्होंने भी अप्लाई करना शुरू किया। फरवरी में उनके पास ऑलरेडी 3 जॉब के ऑफर थे, और मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं अप्लाई करता था, वो कहते हैं जी नेक्स्ट राउंड लेंगे, नेक्स्ट राउंड लेंगे, नेक्स्ट राउंड लेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि सॉरी, हाँ, मार्च 2022 में हम कनाडा आते हैं। तो मेरी वाइफ की जॉब वो स्टार्ट कर देते हैं। मेरे जॉब का कुछ नहीं बन रहा होता, तो मतलब मैं सारा दिन घर पे बैठा हूँ, जॉब अप्लाई कर रहा हूँ, गुरुजी से बात कर रहा हूँ। जो आसपास गुरुद्वारा साहिब है वहां जाके बैठ जाता था, वहां शबद गुरबानी सुनता था, और ऐसे ही बैठा रहता था। तब हमने पता किया कि गुरुजी के सत्संग होते हैं यहाँ पे। तो जिनसे भी पता किया उन्होंने बोला कि आजकल नहीं हो रहे, कोविड की वजह से सत्संग नहीं होते ज्यादा, या मतलब कम लोगों को बुलाते हैं। तो बस और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो ऐसे ही वेट करता रहा। फिर मई आ गया, मई ऑफ 2022। तब हमें पता चला कि गुरुजी के सत्संग एक जगह होते हैं, सोमवार को होते हैं, शाम को 6 से 8। तो हम वहां पे गए। तो जब हम वहां पे सत्संग पे गए, उससे अगले हफ्ते ही जो मेरे को 3-4 महीने से जॉब का नहीं हो रहा था, तो जॉब लग गई। जॉब का ऑफर आ जाता है, जिस हफ्ते सत्संग है उससे अगले हफ्ते ही जॉब का ऑफर आ जाता है। जॉब की ज्वाइनिंग है 1 महीने में। तो गुरुजी ने वो भी बख्शा, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। फिर क्या होता है कि अब सत्संग पे जाने लगते हैं। जब भी आप कनाडा आते हो तो यहाँ पे आपको एक प्राइमरी केयर फिजिशियन, मतलब जो आपका डॉक्टर है, वो फिक्स करना होता है। तो हम उनके पास जाते गए, तो उन्होंने सारे टेस्ट लिख दिए, ब्लड के टेस्ट लिख दिए। तो यहाँ पे दो तरह की डेफिशिएंसी बड़ी कॉमन है, एक है विटामिन डी, एक है विटामिन बी 12। तो उन्होंने कहा इन दो की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की आप कैप्सूल खाइए, विटामिन बी 12 के आप इंजेक्शन लगाइए।
तो विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाने के लिए मैं जाता था, तो वहां पे जो नर्स थी वो मेरे से पूछती थी कि इंजेक्शन कहाँ लगाएं, क्योंकि पूरे शरीर, पूरी बाजुओं में दोनों तरफ जख्म थे, तो उनको कोई स्पॉट ही नहीं मिलता था कि कहाँ पे इंजेक्शन लगाएं। तो वो कहते थे हम तो लगा नहीं सकते, आप डॉक्टर से ही लगवा लो। तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाता था कि डॉक्टर साहब आप ही लगा दो यार इंजेक्शन। तो वो लगाते थे। वो कहते तुम्हारी हालत तो यार बहुत ज्यादा खराब है, तुम ना रेफरल ले लो मेरे से डर्मेटोलॉजिस्ट का। तो मैं उन्हें कहता था कि मैंने तो सारे ट्राई कर लिए, जितने डॉक्टर्स थे, आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब ट्राई कर लिया, कुछ ठीक नहीं हो रहा। बस अब थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है, जो मतलब गुरुजी महाराज की वजह से है, तो चल रही है अभी जिंदगी। तो वो मेरे को जब भी जाता था मैं इंजेक्शन लगवाने, वो हमेशा बोल देते थे कि तुम रेफरल क्यों नहीं ले रहे, तुम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। मैं उनको ना कर देता था। तो इस तरह से अब एक सत्संग शुरू हुआ हफ्ते में जाना, और मैं सत्संग पे जाता था। तो सत्संग पे जब आप जाते हो तो सब लोग आपको देखते हैं, क्योंकि जब भी मैं कहीं पे भी बैठता था तो फ्लेक्स ही फ्लेक्स हो जाते थे, तो पूरा ऐसे गिर के पूरा आसपास सफेद हो जाता था, क्योंकि पूरे स्किन से आपका गिर ही रहा है हमेशा सफेद, मतलब आपकी स्किन उतर के गिरती जा रही है। तो वो भी बड़ा ऑकवर्ड लगता था, बट फिर भी जाते थे, सत्संग में जाते थे। हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनने, कभी मतलब कोई ऐसा अंग नहीं है, मुंह पे मास्क लगा लेना ताकि कोई देख ना सके। तो ऐसे सत्संग अटेंड करते थे। फिर आ, ये सितंबर की बात है, सितंबर 2022 की। तो वो डॉक्टर ने फाइनली मेरे को कहा कि अब ना मेरे से देखा नहीं जाता कि तुम्हारे शरीर में अभी भी इतने जख्म है, तो मैं ना तुम्हें डर्मेटोलॉजिस्ट का रेफरल दे रहा हूँ। यहाँ पे वैसे भी रेफरल आने में 9 से 12 महीने लगते हैं, तो जब भी आएगा तब देख लेना। पर मैं तुम्हें रेफरल दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने मन से निकालना चाहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, कि मतलब मैंने सब कुछ किया। तो मैंने कहा ठीक है, आप दे दो रेफरल। तो वो रेफरल देते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस से। विद इन अ वीक मुझे कॉल आ जाती है। वो भी गुरुजी की कृपा की विद इन अ वीक यहाँ पे ऐसे कोई कॉल नहीं आती। तो अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, नवंबर 3 2022 की अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है डॉक्टर के पास जाने के लिए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। तो अब डर्मेटोलॉजिस्ट की मैं रिसर्च करता हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम डाल के गूगल पे देखता हूँ। अब ये डर्मेटोलॉजिस्ट की रेटिंग निकलती है 1.3 स्टार रेटिंग। मैं देखता हूँ बहुत ही गंदे रिव्यूज हैं। फिर मैं गुरुजी से कहता हूँ, गुरुजी अब इतने दिनों बाद आप मतलब डॉक्टर का राह दिखा रहे हो, कुछ अच्छा ही दिखा देते। तो मतलब दिखाया तो ऐसे डॉक्टर का राह क्यों दिखाया जिस मतलब इतने खराब रिव्यू। चलो अब जो मर्जी आपकी, जाते हैं। मतलब इतनी फेथ वापस आ गई थी कि अब जो गुरुजी की मर्जी हो रहा है तो होते रहने दो। वहां जाता हूँ, नवंबर की अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर लिटरली लाइक 5 मिनट लगाती है, देखती कुछ, देखती भी नहीं, पूछती भी नहीं। वो कहती ये टेस्ट करा लो जी, ये दवाई शुरू कर दो, दैट्स इट। मैंने कहा यार वाह, ये तो अलग ही चीज है। तो वो टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, वो कहते हैं 15 दिसंबर 2022 से आप दवाई शुरू कर लो। तो दवाई में क्या होता है कि इंजेक्शन लगता है। तो इंजेक्शन लगाता हूँ लाइक 16 दिसंबर 2022 को। विद इन 14-15 दिन इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। उन्होंने कहा एक दूसरा इंजेक्शन 1 महीने बाद लगेगा। तो दूसरा इंजेक्शन लगता है लोहड़ी पे, 13 जनवरी 2023 को। जैसे ही दूसरा इंजेक्शन लगता है, सारे शरीर से सोरियासिस का नामो निशान मिट जाता है, सब खत्म, कोई निशान नहीं है, कोई जख्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर पता चलता है कि ये जो दवाई है वो इंश्योरेंस, ना मेरी एम्प्लॉयर वाली इंश्योरेंस कवर करती है, ना जो गवर्नमेंट की इंश्योरेंस है वो कवर करती है। और ये दवाई मुझे हर 2 महीने में एक बारी लेनी है, हर 8 वीक्स में एक बारी लेनी है। और इस दवाई की जो मतलब प्राइस है वो है लगभग $18,000 पर डोज। आ, फिर गुरुजी महाराज की कृपा से क्या होता है कि जो कंपनी ये दवाई मैन्युफैक्चर करती है वो ये कहती है कि ये जो दवाई है, दिस इज फ्रीली अवेलेबल फॉर यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपको कुछ नहीं देना इसका पैसा कभी भी। आपकी चाहे इंश्योरेंस पे करे चाहे नहीं करे, आपके लिए फ्री है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मतलब वो जो दवाई जिसका मुझे $1 लाख हर साल खर्चा होना था, वो मतलब एकदम फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड कराई।
फिर भी जब भी ये सत्संग शेयर करता था कि गुरुजी ने मेरे को हील कर दिया, मेरी बीमारी ठीक कर दी, तो काफी लोगों के मन में आता था कि ना ये तो दवाई से ठीक हुआ है, इसमें गुरुजी का क्या रोल है। खुद को भी कई बार लगता था कि इसमें दवाई से ही ठीक हुआ है, इसमें क्या रोल है गुरुजी का। थोड़ा एक आउंस ऑफ डाउट आ जाता था। ठीक हो गए थे लेकिन फिर भी लॉजिक नहीं जाता दिमाग से। तो मई ऑफ 2023 में यहाँ पे टोरंटो में एक गुरुजी का मंदिर है, वहां पे जाने की ऐसे ही मन से अर्ज आती है, वहां पे जाते हैं। तो वहां पे बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। उससे पहले एक और चीज हुई थी, वो बता देता हूँ। तो बॉस्टन जाने का मौका मिलता है, हम वापस से बॉस्टन जाते हैं, वहां मैं अपना सत्संग शेयर करता हूँ। देखो, गुरुजी ने मेरे को इतनी पुरानी बीमारी थी, 12-13 साल से थी, वो ठीक कर दी। तो गुरुजी ने लाइलाज बीमारी ठीक कर दी दवाई दिला के। तो वहां पे मुझे एक आंटी मिलते हैं जो मेरे को बताते हैं कि वो ये दवाई 6-7 साल से ले रहे थे और उस दवाई ने उनको इम्पैक्ट नहीं किया जब तक उन्होंने गुरुजी के पास आना शुरू नहीं किया। वो मेरे को कहते हैं आपको ये पहली ही डोज में लग गई, तो ये गुरुजी की कृपा की वजह से ही लगी है, नहीं तो इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ही डोज में लग जाए। तो तब रियलाइज होता है कि गुरुजी कोई दवाई भी तभी असर करती है जब गुरुजी की कृपा हो। तो गुरुजी ने मतलब दवाई भी ब्लेस कर दी कि ताकि वो मुझे एक ही डोज में लग जाए। फिर अब मैं बताता हूँ कि मैं जब टोरंटो में गया यहाँ पे गुरुजी के मंदिर में, तो वहां पे बैठा था। मैंने इस पूरे टाइम में पिछले 2023 हो गई थी, 2020 से 23 तक कभी ऐसा गुरुजी से पूछा नहीं कि गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वहां पे बैठा था, मैंने ऐसे मतलब मन में ख्याल आया कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, मतलब मैंने ऐसे क्या पाप किया था कि मतलब मेरे साथ ऐसा किया। मन मन से ऐसे आवाज आई, मैंने पूछा। तो तब मेरे को विजन आती है कि आ, मैं जब बॉस्टन में था तो मैं रैट्स पे रिसर्च करता होता था। तो मैं रैट्स को हम एक रैट्स को एक रूम में रखते हैं, वहां पे उनके अंदर बीमारी इंड्यूस करते हैं। उसके बाद उस बीमारी का इलाज करने के लिए हम टेक्नोलॉजी बना रहे थे, तो उस पे रिसर्च करने के लिए उनको लेके आते थे, उन पे रिसर्च करते थे और फिर उनको मार देते थे। तो गुरुजी ने मेरे को ये दिखाया कि जिस तरह से वो रैट को तुम रखते थे, मैं भी उसी तरह से जब मैं इंडिया में था तो मैं रहता था। सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है, एसी रूम में हूँ। और जैसे उसके बाद रैट्स के साथ मैं मतलब मैंने कम से कम 600 रैट्स को यूथेनाइज किया होगा ये पूरी रिसर्च के लिए। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को दिखाया कि उसका मतलब मैंने तो बहुत सारा मतलब पाप किए थे, तो लेकिन उसका उन्होंने मेरे को उस टाइम पे बहुत थोड़े में कर दिया, जब कोई करियर पे भी इम्पैक्ट नहीं होना था। कोविड के दौरान कर दिया जब मैं अपने परिवार वालों के साथ था। तो उसका भी वो उन्होंने दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ 10% ही तुमने भोगा है जो तुम मतलब दूसरों के साथ करते थे या उन जानवरों के साथ करते थे। तो मन में ही फिर आत्मग्लानि हुई कि यार ये क्या हो गया, ये तो सोचा भी नहीं था इस तरह से कभी। मतलब एक और दोबारा से लॉजिक और ज्यादा शैटर हो गया। तो फिर तब मैंने कहा गुरुजी अब क्या करें, अब कैसे हो सकता है। तो तब एक मतलब ये बात करते हुए गुरुजी ने कहा कि आंदा रहे ते बख्शांदा रहे। तो उसका यही है कि गुरुजी के सत्संग में बस मैं आता रहूं और उसे बख्शाता रहूं, क्योंकि और तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बस उस दिन के बाद जहां पे भी गुरुजी के सत्संग होते हैं या आसपास टोरंटो एरिया में जहां पे भी होते हैं, गुरुजी जहां बुला लेते हैं हम जरूर जाते हैं सत्संग में, जरूर सत्संग अटेंड करते हैं। तो बस सेवा गुरुजी ने जब तक बीमारी ठीक नहीं हुई थी तब तक सेवा करने का मौका भी नहीं दिया। उसके बाद गुरुजी ने सेवा करने का भी मौका दिया, सेवा पे भी लगाया। तो गुरुजी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और अब गुरुजी ने मतलब उसके बाद भी इतनी सारी चीजें करी हैं जिंदगी में कि जितना भी शुक्राना किया जाए उसका कोई अंत नहीं है। गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस किया है। उसके बाद लाइफ पहले ब्लेस करी, फिर हेल्थ ब्लेस करी, ऊपर गया नीचे गया, सब कुछ हुआ। तो हर एक चीज का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज जो है वो आप ही की वजह से है, आप ही ने जो दिया है उसी वजह से है। तो बस आज शायद गुरुजी की इतनी आज्ञा है, तो
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इसी तरह से अपनी मेहर बरकरार रखना, हमारे ऊपर कृपा रखना। शुक्राना गुरु जी।